बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सब घबराए हुए हैं, टांगे कांप रही हैं सबकी, और समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को कैसे रोका जाए। कोर सेल पूरी तरह से एक्टिव है, दौड़ें लगी हुई हैं कोर सेल की, क्या किया जाए। कुछ आपको वीडियोस दिखाता हूँ, लेकिन नाज़रीन सबसे खतरनाक चीज़ पाकिस्तान के लिए जो है, पहले उस पर बात करनी है। कोर सेल से तो इमरान खान डील कर लेगा, इनका बाप भी नहीं रोक सकता इमरान खान को इंशाल्लाह ताला। IMF को क्या क्या बेच दिया इंपोर्टेड हुकूमत ने। ये वो थे जो इक़्तिदार में ये कह के आए थे कि PTIMF यानी PTI और IMF एक ही टीम है, और इमरान खान ने IMF को सब कुछ दे दिया है। तो मैं आपको बताता हूं कि IMF से क्या चीज़ है जो बायस बनी हुई है डील ना होने का। आपको भी बताता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। IMF कुछ डिमांड्स कर रहा है इस हुकूमत से, वो पिछली हुकूमत के सामने भी डिमांड्स रख रहा था। और आपको याद होगा कि एक ऑर्डिनेंस आया था नैब के कवानीन को बेहतर करने के लिए, जिसमें इमरान खान ने ये रखा था। आपको याद होगा मैंने इस पर वीडियो भी की थी कि जब नैब किसी को पकड़ेगी करप्शन के मुलजिम को, तो अगर उसने बिलफर्ज 50 करोड़ की करप्शन की है, उसको जमानत तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो 50 करोड़ जमा नहीं करवा देता। जो सबूत थे उनका तरीक़ाकार, जो गवाह थे उनका तरीक़ाकार तब्दील किया गया था। बाद में इस ऑर्डिनेंस को मेरे ख्याल में तब्दील कर दिया गया था, या नहीं अप्रूव हुआ था, या शायद टाइम नहीं मिला इमरान खान को। बहरहाल एनीवे, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, तो IMF कब से चाह रहा है कि हम अपने जो करप्शन के मामलात हैं जिनको डील किया जाता है उनको सख्त करें, कवानीन को, प्रोसिक्यूशन को ठीक करें, कवानीन को ठीक करें। ये IMF पहले से हमसे कह रहा है। इस हुकूमत ने आके उन्हें ठीक करने के बजाय खत्म ही कर दिया। 1100 अरब का NRO ले लिया है। अब IMF कह रहा है कि आप इसको दोबारा से इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उसके मुताबिक करें अपने कवानीन को। और शायद वो इंडिपेंडेंट उसकी बात भी कर रहा है कि ऑब्जर्वेशन इसकी बाहर से करवाएंगे, यानी बाहर के इंडिपेंडेंट लोग आके देखेंगे कि हमारे कवानीन अप टू द मार्क हैं या नहीं है। और ये उन्होंने प्री कंडीशन रख दी है। बेसिकली IMF ये कह रहा है कि जो तुमने अपने आप को NRO दे दिया है, ये ख़त्म करो तब पैसे मिलेंगे। मैं इस पे बाद में आता हूं कि IMF को क्या तकलीफ है NRO से, पाकिस्तान की भलाई उन्हें कहां से अच्छी लग गई। पहले समझ लें एक बात, इन्होंने पेट्रोल की कीमत डबल की, डीजल की डबल की, अवाम पे दबाव डाला IMF के कहने पे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने बिजली की कीमत डबल कर दी, IMF के कहने पे अवाम पे दबाव पड़ता था, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने सारी सब्सिडीज खत्म कर दी, IMF के कहने पे अवाम पे दबाव पड़ा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तबाही मचा दी इन्होंने मैशत की। अभी इन्होंने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम हॉल्ट कर दिया है, कामयाब जवान प्रोग्राम हॉल्ट कर दिया है, और जो अपना घर स्कीम थी जो घरों के लिए करते थे वो भी हॉल्ट कर दिया है। शायद ये भी IMF को खुश करने के लिए किया है। सो हर वो चीज़ जो आवाम को फ़ायदा दे सकती थी वो ख़त्म कर दी है। यहाँ तक कि कबायली इलाके जो हैं उनका सेहत कार्ड भी ख़त्म कर दिया है, उसको भी फंड नहीं दे रहे। सो हर बात मान गए हैं IMF की, और उससे एक्स्ट्रा भी मान गए हैं। सुपर टैक्स लगा दिया है, यानी जो 30% टैक्स दे रहे थे फॉर एग्जांपल, उन पर 10% और टैक्स लगा दिया। तो हर काम कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, क्योंकि अवाम का खून निचोड़ के यह सब मिल रहा था। जैसी बात आई अब अपने पे, IMF को कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते, इसके बगैर हमें पैसे दो, हम एहतसाब के कवानीन को सख्त नहीं करेंगे। यानी पाकिस्तान दिवालिया होने से सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूं, 4 हफ्ते की दूरी पर है। अगर जुलाई के महीने के एंड तक हमें IMF से पैसे नहीं मिलते, या कम से कम ये डील फाइनलाइज नहीं होती, उसके बाद इंपोर्ट करने के लिए पैसे पाकिस्तान के पास खत्म हो जाएंगे। अगस्त के महीने में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा अपनी एक्सटर्नल पेमेंट्स पे, ये समझ लें। तो इतनी प्रिकेरियस सूरत हाल में सबसे पहले इन्हें क्या करना है अगर मुल्क को बचाना है? जो इन्होंने अपने आप को NRO दिया है, NRO 2 जिसे इमरान खान कहते हैं, 1100 अरब की जो चोरी बचाई है, एक ऑर्डिनेंस सदर से कह दें कि आ जाए, और फिर उसको असेंबली में कानून बना दें स्ट्रेट अवे, या स्ट्रेट अवे कानून बना दें असेंबली में कि जो हमने ये तरमीम की थी नैब के ऑर्डिनेंस में, ये सारी खत्म करते हैं और इसको पहली तरह बहाल करते हैं। बल्कि इमरान खान ने जो ऑर्डिनेंस करवाया था अपने दौर में, जो बाद में तब्दील करवाया गया, उसको मैं थोड़ी सी कांट चांट करके उसको इंप्लीमेंट करवा दें, तो IMF ये आपको पैसे दे देगा। अब मैं दोबारा अपनी उसी बात पे आता हूं। IMF क्या है? IMF एक टूल है। जब मुल्क मुसीबत में होते हैं तो उन्हें और फंसाता है। जैसे श्रीलंका के हवाले से खबर आ रही है कि श्रीलंका कितनी मुश्किल में डिफॉल्ट कर गया। IMF की वो सारी शराइत नहीं मान सक रहे क्योंकि बड़ी सख्त हैं। IMF कॉलोनाइज ही करता है ना मुल्कों को, तो IMF ने इनकार कर दिया उनके साथ भी एग्रीमेंट करने से। पाकिस्तान डिफॉल्ट से सिर्फ 4 हफ्ते की दूरी पर है। मैं एक बिजनेसमैन का वॉइस नोट सर्कुलेट कर रहा है, वो मैंने सुना, तो
اس میں بھی کچھ ایسی اس نے بات کی تھی کہ ختم ہو گئے ہیں پیسے پاکستان کے، ڈیفالٹ ہم سمجھو کہ 70% ہم سری لنکا والی صورتحال پہ 70-75% پہنچ گئے ہیں، بس 20-25% رہ گئے ہیں. تو پاکستان بیسیکلی ڈیفالٹ کے دھانے پر کھڑا ہوا ہے. یہ سب صورتحال کے باوجود یہ لوگ صرف اپنا NRO2 بچانے کے لیے نہیں کر رہے، ورنہ IMF ڈیل کر لے گا. یہ انہوں نے چوری نہیں کی ہوئی، اب تو ان کی اپنی حکومت ہے، عدالتیں ان کی اپنی، حلق بغلول ان کے ساتھ، انہیں کیا ڈر ہے؟ سخت ترین قوانین بنا دیں صاحب کے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب IMF یہ کیوں کروا رہا ہے، اب اس پر آتے ہیں. دیکھیں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایئر سپیس اور بہت سارے وعدے، ایئر سپیس چلیں اسپیسیفک بات نہیں کرتے، عمران خان کو رجیم چینج کے تحت ہٹایا گیا تو امریکہ سے انہوں نے بڑے بڑے وعدے کر لیے تھے. یہ ہمارے جو حلق بغلول ہیں اور یہ جو سارے زرداری اور یہ شریف جو ہیں، یہ بڑے بڑے وعدے کر چکے تھے. حسین حقانی بھی نواز شریف سے ملا تھا، آپ کو پتا ہے. تو بڑی بڑی گارنٹیاں دی جا چکی ہیں امریکی حکومت کو کہ ہم یہ بھی کر دیں گے آپ کے فائدے کا، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی. اب عوام کیونکہ اتنی غصے میں اور بے ہوئی، اور عمران خان کا بیانیہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے جو وعدے کیے تھے. اب IMF بادو مروڑ رہا ہے کہ وعدے تم نے وہ کیے تھے، یعنی امریکہ IMF کے ذریعے آپ کی بادو مروڑ رہا ہے کہ وعدے وہ تھے، وہ تم ڈیلیور نہیں کر رہے، تو پھر ٹھیک ہے ہماری باتیں مانو، پھر ہم تمہیں سیدھا کرتے ہیں. اب ان کی دکھتی رگ ہے احتساب، ان کی دکھتی رگ ہے NRO2. اب IMF نے جا کے اس پہ انگلی رکھ دی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے کہ جو بیوروکریسی بھی عمران خان کے خلاف ہے اور جس کو یہ ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ IMF نے عمران خان کی حکومت میں آئی تھنک یہ ڈیمانڈ رکھ دی تھی کہ جو سول سرونٹس ہیں نا گریڈ 17 سے 22 تک کے، ان کے جو اثاثے ہیں نا وہ ملک کے اندر ہیں، ملک کے باہر ہیں، بے نامی ہیں، جیسے بھی ہیں، ان سب کی تفصیل اویلیبل کی جائے الیکٹرانکلی، وہ ہر چیز جو ہے موجود ہو، اویلیبل ہو. یہ کروانا چاہتے ہیں وہ. اب پاکستان کے سول سرونٹس کسی کی تنخواہ اگر 5 لاکھ ہے، اثاثے اربوں میں ہوں گے اور دوسرے ملکوں میں ہوں گے. ہمارے بہت سارے ایسے ہیں، ڈول نیشنل ہیں بہت سارے، ان کے بیوی بچوں کے اثاثے ہیں جن کی حدیں ہی پار ہو جاتی ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ابھی سول سرونٹ کا کریں گے تو اگلی باری حلق بغلول اور اس کے خاندان کی آ جائے گی، اگلی ڈیمانڈ یہ رکھ دینی IMF نے. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ سیکیورٹی رسک بن جائے گا. جو عمران خان بات کرتے ہیں نا کہ جس کے اثاثے ملک سے باہر ہوتے ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اگر ایک حکومت کو پتا ہے کہ آپ کے اثاثے ان کے بینکوں میں پڑے ہیں، وہ آپ سے کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں، ورنہ آپ کے اثاثے فریز کر دیں گے، وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی وہاں پہ سے نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی IMF ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو سول سرونٹس ہیں گریڈ 17 سے 22 ان کے اثاثے بھی سارے ملک کے اندر اور باہر ڈکلیئر کیے جائیں. یہ نیشنل سیکورٹی رسک بن جاتا ہے ہمارے لیے. امریکہ کا یہ اصول ہے کہ کوئی فری لنچ نہیں دیا جاتا، تو ابھی بھی کوئی فری لنچ ان کو نہیں ملنے والا. بہترین حل اس کا یہ ہے کہ وعدے تو بھول جائیں، وہ عمران خان اور عوام آپ کو پورے نہیں کرنے دیں گے. احتساب کے سخت ترین قوانین بنائیں، اور یہ جو ہیں 17 سے 22 گریڈ کے افسر، ان کے جو اثاثے ہیں وہ ڈکلیئر کرنے کا کوئی باقاعدہ میکینزم بنایا جائے. یہ بہت ضروری ہے. یہ ہو جائے، اگر یہ 2 دن کا کام ہے تو آپ کو اسٹریٹ اوے IMF سے باقی معاملات جو ہیں وہ طے ہیں. اور یہاں پہ یہ صورت حال، تو یہ خطرہ ہے پاکستان کے لیے کہ یہ اپنی چوری بچانے کے لیے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے در پر ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. اب ناظرین آپ کو کارنامے دکھاتا ہوں، ذرا یہ چیک کریں. یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں، یہ ناظرین یہ نون لیگ کے لوگ، یہ اس وقت یہ پوسٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، بینرز، پینافلیکس، جو بھی کہیں آپ، 3 گاڑیاں یہ سارے عمران خان کے خلاف یہ چھپوائے گئے کور سیل کی طرف سے، اور یہ ہر طرف لگوائے گئے کیونکہ عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نہیں ملا. اس کے بعد عمران خان کو بدنام کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. تو کور سیل، مریم نواز کی ٹیم اور کور سیل اب ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک ہی کور سیل بن گیا ہے. اور انہوں نے پھر سوچا کہ بدنام، کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا، تو بدنام کرو. تو ہماری جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ ایسی چیزوں پہ بلیو کر لیتی ہے وداؤٹ نوئنگ دا فیکٹس. فیکٹس کیا ہیں کچھ پتہ نہیں، بس آ گیا ایک بیانیہ بن گیا، سوشل میڈیا پہ میمز بن گئی، بینرز لگ گئے، بس جی یہ بندہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. انسان جو آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. یہ تحریک انصاف کے جو عام عوام کے انہوں نے یہ اتارنا شروع کیا تھا کہ یہ راولپنڈی میں آپ کو نظر آ رہا ہے میٹرو کے برج کے نیچے، اور اس کا اب میں آپ کو ثبوت اور گواہی دکھاتا ہوں کہ کور سیل کو کیا تکلیف ہے، حلق بغلول کو کیا تکلیف ہے، کیوں وہ عمران خان کے خلاف یہ کام کروا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں صرف نون لیگ کروا رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں. نون لیگ کی اگر حکومت ہے PDM کی تو وہ حلق بغلول کی وجہ سے، وہی سب کچھ کروا رہا ہے، یہ یاد رکھیں. اس کی تکلیف کی وجہ یہ ذرا دیکھ لیں. خان صاحب کے اسٹیمر لگے ہوئے ہیں روڈ کے اوپر، تمام ہمارے جو یہ لائٹ والے پول ہوتے ہیں اس کے ساتھ. تو وہ ابھی میں نے دیکھا کہ یہ حکومت اتنی بوکھلائی اور اتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ وہ بھی
उतारने शुरू हो पड़े। तो मैंने मुख्तलिफ जो इंतजामिया के लोग हैं उन्हें मैंने फोन किया, यार कि ये क्यों आप लोग उतार रहे हैं। तो उसमें मुझे बताया गया यार कि इसके ऊपर ना 2 फिक्रे लिखे हुए हैं जिससे हुकूमत घबरा चुकी है। मैंने कहा यार वो कौन से ऐसे फिक्रे हैं हमें बताएं। तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर आपने स्लोगन लिखा हुआ है, चोरों को रिलीफ और आवाम को तकलीफ, तो इसको हटा दें तो हम आपको इजाजत दे देंगे। ये नाज़रीन आपने सुना, चोरों को रिलीफ अवाम को तकलीफ। ये जो नारा है तहरीक इंसाफ का, जिसकी बुनियाद पे ये जलसा हो रहा है, इससे तकलीफ पहुंच रही है। अब चोरों को रिलीफ किसने दिया है? सब जानते हैं NRO 2 किसने दिया है, हल्क बगलोल ने। चोरों को रिलीफ अवाम को तकलीफ, और इसी नारे से हो रही है बगलोल को तकलीफ। हल्क बगलोल परेशान है और इसलिए ये उसने कार्रवाई करवाई है, बदला ले रहा है कि ये उतारो और मैं वरना ये लगाऊंगा। और इसमें फिर ज़ाहिर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि है तो कुछ भी नहीं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो टोचा खाना लगे हुए हैं, इमरान खान ने कोई चीज़ भी गैर कानूनी नहीं की, और इमरान खान ने पाकिस्तान का कोई कानून नहीं तोड़ा, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग, ना कोई करप्शन, ना कोई चोरी, ना कोई डाका। ये वो लोग हैं जिन्होंने चंद लाख रुपए देकर मर्सिडीज बेंज गाड़ियां जो हैं ये घर ले गए थे, एक दूसरे को तोहफे देते थे टोचा खाना से। ये होती है चोरी। इमरान खान जिसकी साइन की हुई एक कमीज लाखों में बिक जाती है, करोड़ों में बिक जाती है, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने एक घड़ी जो है वो सेल कर दी। और वो घड़ी करके भी उसने क्या किया कि सड़क बनवा दी जिससे सबको फायदा हो रहा है, सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए। और वो घड़ी टोचा खाना से चोरी नहीं की गई, वो सारे कवानीन को फॉलो करके, रकम अदा करके जितनी गवर्नमेंट को जानी थी, और वो घड़ी तोहफे में जो दी जाती है, वो जब आप रकम अदा कर देते हैं तो वो आपकी हो जाती है। जब एक चीज आपकी हो जाती है तो आप उसे बेशक नाले में फेंक दें, बेशक उसे तोड़ दें या उसे बेच दें। एक चीज मेरी प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद मैं जो मर्जी करूं उसके साथ। तो इस पे ये खेल डाल रहे हैं, क्योंकि अगर करप्शन होती तो अब तक ये इमरान खान को जेल में डाल चुके होते। ये याद रखिए, ये सबसे बड़ी निशानी है जो आम बंदे को समझाने के लिए। हमें तो फैक्ट्स पता है कि कोई कानून नहीं तोड़ा गया, कोई करप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है सारी कहानी कि कोर सेल की लगी हुई है दौड़ें, क्योंकि ये रोक नहीं पा रहे। इनको पता है कि सिवाय धांधला करने के हम ये 20 सीटें नहीं जितवा सकते, यानी 20 में से 8 या 9 सीटें हमजा को जितवानी है, ये नहीं जितवा सकते हम, ये इन्हें पता है। धांधला किए बगैर नहीं हो सकता। तो फिर इमरान खान को बदनाम करो, जितना भी तोड़ सकते हो वोट इसका तोड़ो, लास्ट मिनट जितना इंपैक्ट डाल सकते हो डालो। वो जो इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला है मेरे ख्याल में प्रोहिबिटेड फंडिंग का, वो भी शायद कोशिश की जाएगी इन्हीं दिनों में आ जाए। अगर आ जाता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश की जाएगी कि आ जाए और उससे भी डेंट डाला जाए पार्टी को, कुछ ना कुछ ऐसा करके। बाद में अपीलों में लगे रहें बेशक पार्टी, लेकिन डेंट पड़ जाएगा कि देखो जी इमरान खान चोर है, ये अपने आप को ये कहता था। हालांकि इसकी भी टेक्निकल सीधी सी बात है, हम चोर उनको कहते हैं, बाकी छोड़ें सारी चीज़ों को, जो पाकिस्तान का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेकर जाते हैं या पाकिस्तान का पैसा चोरी करके अपनी जायदादें बनाते हैं। आप अगर 2 सेकंड के लिए तस्लीम कर लें जी कि प्रोहिबिटेड फंडिंग केस में इमरान खान की कोई गलती है, जाती गलती है, फिर भी क्या साबित होगा कि बाहर से पैसा इमरान खान पाकिस्तान लेकर आया है। यह भी गुनाह है। पाकिस्तान का पैसा नहीं चोरी होने का इल्जाम, बाहर के मुल्क से पैसा चैरिटी मैच खेलकर जो पैसा बना, जो उससे मिला, वो पैसा इमरान खान पाकिस्तान क्यों लाया, ये उसका जुर्म बन गया। कुछ लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मोटरवे बना के मिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन करके बाहर फ्लैट बनाए, वो लीडर हैं, ताहयात कायद हैं। जो बाहर से पैसा लेकर पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान लगाता है, उसको कह रहे हैं जी इसने कोई गलत काम कर दिया। ये तो मैंने आपको सीधी बात कर दी है। तो जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है उसमें अगर ये साबित हो जाए कि किसी ऐसे जरिए से जो पूरी तरह से, जो भी इलेक्शन था एक्ट 2002 था उसके हवाले से नहीं है, तो वो इलेक्शन कमीशन जब्त कर लेता है। इससे ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी को मुल्क दुश्मनी कर रहे थे, कोई करप्शन कर रहे थे, या एक अकाउंटेंट है जो आपके सारे अकाउंट देखता है, वो रिपोर्ट बनाता है, आप उस पर दस्तखत करते हैं और वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। या तो उन्होंने के पैसे से कुछ अपनी जायदादें बनाई हो इमरान खान की ना कोई जायदाद है ऐसे किसी पैसे से, ना कोई उसने इस्तेमाल किया पैसा, सब कुछ इमरान खान का डिक्लेयर्ड है, हर चीज पता है लोगों को। 17 जुलाई इनके ताबूत में आखिरी कील अवाम ठोक सकते हैं। ये रजीम चेंज ऑपरेशन को नाकाम बनाने का आसान तरीन हल है, बगैर खून बहाए, बगैर लड़ाई झगड़ा किए आप अपने वोट से इस रजीम चेंज साजिश को नाकाम बना सकते हैं। ये अब आप पर है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।